हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सोच रहे हैं मैं कौन हूँ। मैं नाना मेहता पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा दीपिका हूँ। मैं आज हमारे स्कूल के अखबार द एक्सप्लोरर का अगला संस्करण लेकर पूरी संपादकीय मंडली के साथ हाजिर हूँ। एक तरह से कहूँ तो यह सब कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इन दिनों हम सभी घर में बंद थे तो अखबार निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। यह भी सच है कि हमारे अखबार के पाठकों का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर क्या था, संपादक मंडली ने सोचा क्यों न डिजिटल मैगजीन निकाली जाए। अब परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी, हमारी, हम सबकी डिजिटल मैगजीन द एक्सप्लोरर के साथ। लेकिन पता है, यह संस्करण जरा हटकर है। हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस बार क्या अलग है। हमारे इस संस्करण की थीम लॉकडाउन के दिन है। मेरे साथ इन संस्करण का संपादन कर रहे हैं कक्षा 10वीं के मेरे ही साथी अमृतपाल सिंह और रोहित भट्ट। तो चलिए बिल्कुल देरी न करते हुए बढ़ते हैं संपादकीय की ओर। It took just a couple of days to the bee-like busy world to get locked at home. A creature that can't even be seen with eye has snatched life from many. Almost the whole globe is adversely affected by the novel coronavirus pandemic, due to which 183 countries have shut their schools, keeping vulnerability of children in mind. So does ours, which stood like a hurdle between us and our magazine, The Explorer. But your appreciation and the determination of our writers made us realize that this idea of sitting keep hand in hand was as good as a chocolate teapot. So from here we decided to publish it digitally, come rain or shine. And here we are with the first digital edition of The Explorer. As a result of the encouragement from all of you to The Explorer and the passion of our young writers, we have been able to take a step further in the process of this creativity. Your every response makes us realize that our labor is not in vain. Your every analysis, encouragement, and criticism instills a new spirit in us and inspires us to do better than before. In every edition, our magazine makes us feel like being on cloud nine. The result of this initiative is always out of the blue. It is truly sad. Correction of mistakes is the first step towards success. Feedback from readers is an important part of correcting our mistakes. Your feedbacks carve us like a diamond and make us aware of our errors. So we thank all those who provide all kinds of feedback, whether criticism or encouragement, and hope for the same in the future. Every time we try to add more and more young and creative minds to this initiative. So as an editorial team, we hope that this process of creativity will end only when the pigs will ally. हर रोज हम कई लोगों से मिलते हैं, कुछ अनजान होते हैं तो कोई जाने पहचाने, लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लम्हों में अपनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आइए सुनते हैं 10वीं कक्षा की रिया के एक घुमक्कड़ साहित्यकार से मुलाकात के अनुभवों को। घुमक्कड़ साहित्यकार के बटोही हम। एक्सक्यूज़ मी सर, ज़रा हिचकिचाहट से मैंने बोल ही दिया। होती भी क्यों ना, पहली बार एक घुमक्कड़ साहित्यकार से रूबरू होने का मौका जो मिला था। पर मेरी हिचकिचाहट चंद ही पलों में कुछ यूं गायब हुई जैसे कि गधे के सिर से सींग। सर से मिलने का मन तो तभी हो गया था जब स्टेज से अनुवाद की हुई कविताएं विषय पर परिचर्चा के लिए अशोक पांडे नाम पुकारा गया। यह नाम मेरे लिए अनजान नहीं था। रविवार के दिन जब सभी स्कूली बच्चे अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, तब हम यहीं कुछ 43 स्कूली साथी खटीमा में चल रहे सीमांत साहित्य उत्सव का हिस्सा थे। ये बात है इसी साल की 16 फरवरी की, जब ठंडी हवाओं के विपरीत बहकर हम सभी साथी साहित्य को कई नए और अनोखे आयामों से दरबदर जी रहे थे। न सिर्फ साहित्य, बल्कि हमने किशोरावस्था के बारे में भी जाना। जैसा कि मैंने पहले ही साझा किया कि अशोक पांडे नाम मेरे और मेरे ज़्यादातर साथियों के लिए नया नहीं था।
साथ ही इतना जाना पहचाना भी नहीं कि आम तौर पर बात होती हो। हाँ, मुझे पिछले साल के साहित्य उत्सव में उन्हें सुनने का मौका ज़रूर मिला था, पर कभी आमने सामने बात नहीं हुई। सर के लेख मुझे हमेशा से ही रिझाते रहे हैं। सर की अलग अलग बातों की समझ वाकई काबिले तारीफ है। हमारे बहुत से टीचर्स भी हमें अक्सर अशोक सर के लेखों के बारे में बताते रहते हैं। मैं अशोक सर के बारे में इतना तो जानती ही हूँ कि यह वही शख्स हैं जिन्होंने अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2007 में कबाड़ खाना ब्लॉग शुरू किया। नाम से ही स्पष्ट है, इस ब्लॉग में हमें कबाड़ के सिवाय कुछ नहीं मिलता। कबाड़ ऐसा कि क्या कहने। अलग अलग इंसानों की ज़रूरतों के मुताबिक उनके लिए चीज़ों के मायने अलग अलग होते हैं। अच्छी खासी आमदनी वाले व्यक्ति के लिए कबाड़ का मतलब अलग है, और वहीं कबाड़ बेचकर अपनी रोज़ी रोटी चलाने वाले इंसान के लिए कबाड़ उसकी 2 वक्त की रोटी का आधार होता है। ठीक ऐसे ही कबाड़ खाना के पाठकों के लिए भी इसका कबाड़ साहित्य, कला, संगीत, रोमांच और उनके पढ़ने में मज़े का साधन है। लस्ट फॉर लाइफ और जैसे चॉकलेट के लिए पानी के शानदार अनुवाद का काम करने वाले अशोक पांडे लेखक, कवि और अनुवादक हैं। पाब्लो नेरूदा, यहूदा अमीखाई और फर्नांडो पेसोआ समेत विश्व के तमाम जाने माने कवियों की कविताओं का अनुवाद इन्होंने ही किया है। अशोक जी के बारे में कुछ और पढ़ने पर पता चला कि अपनी तारीफ में कहते हैं कि वे पैदाइशी कबाड़ी हैं। अपने इसी मिजाज से मजबूर अशोक सर साहित्य उत्सव के दिन भी अपना जमा किया हुआ कीमती कबाड़ यानी कविताएं और कुछ लेख समेट कर लाए थे। उन्होंने अपनी अनुवाद की हुई कविताएं हमें सुनाई। अशोक सर ने अपनी बोलने की आकर्षक कला से सभी साथियों को बांधे रखा था। इसी बीच एक जानी पहचानी सी आवाज़ में मुझे किसी ने कहा, आज किसी का इंटरव्यू नहीं लेना क्या तुम्हें? पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो तो कमलेश सर थे। मैं अशोक सर की कविताओं में इस कदर खो गई कि पता ही नहीं चला कब सर मेरे पीछे आकर बैठ गए। अशोक जी की बातों को सुनकर मेरी उनसे बात करने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। जैसे तैसे मैं अपने मन को टाल रही थी। मेरी इस इच्छा को हवा देने का काम किया कमलेश सर ने। सर ने मुझे अशोक जी से जाकर उनके काम और साहित्य के बारे में और जानने की सलाह दी। फिर क्या था, मुझे तो बस मौके की ही तलाश थी। अशोक सर के स्टेज से नीचे उतरते ही सही मौका देखकर मैं अपनी साथी दीपिका के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। हाथ में डायरी और पेन लिए मैं उनके पीछे तो चली गई, पर बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि क्या बात करूंगी और कौन से सवाल पूछूंगी। सर से बात करने का मौका मिलने पर खुशी तो बहुत हो रही थी, पर साथ ही किसी बुद्धिजीवी से बात करने का ज़्यादा अनुभव न होने के कारण मन में घबराहट भी बना ले रही थी। सर को कुछ और लोगों के साथ बात करते देख मैं और दीपिका कुछ देर के लिए साइड में खड़े हो गए। कुछ देर बाद सर को अकेले देख मैंने उनकी ओर अपना कदम बढ़ाया। चलिए ज़रा शुरुआत में वापस चलते हैं। अशोक सर से बात करते हुए लग ही नहीं रहा था कि हमारी मुलाकात पहली बार हुई हो। लग रहा था कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। बातों ही बातों में सर ने कहा कि हमें हिंदी और इंग्लिश के साथ एक और भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए। उनका कहना था कि स्पेनिश सीखने की बदौलत वे 53 देशों की सैर आसानी से कर पाए हैं। इतने में ही हमारे स्कूल के बाकी साथी भी वहां आ खड़े हुए। मैंने सर से अनुवाद के फॉर्मेट के बारे में पूछा। जवाब बेहद ही सरल मिला। सर ने कहा कि अनुवाद का कोई फॉर्मेट नहीं है। सिर्फ शब्द का ही अनुवाद नहीं किया जाता, बल्कि भावों को भी ध्यान में रखना होता है। मैं सर की बात से इत्तेफाक रखती हूँ। मैंने भी अक्सर अनुवाद किए हुए लेख पढ़े हैं, जिनमें असली लेख के मुताबिक शब्दों का मुनासिब मतलब नहीं निकलता, पर अंत में वह एक ही छोर पर जाकर मिलते हैं। धीरे धीरे हमारी बातों का कारवां बढ़ता जा रहा था।
और वक्त तो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। आखिर तक पहुंचते पहुंचते व्यंग भी शुरू हो गए। अशोक जी के व्यंग की केंद्रीय बिंदु रही मैं। कभी सोचा नहीं था कि इन बुद्धिजीवी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक शरारती और मजाकिया इंसान छिपा हुआ है। लग रहा था कि हम उम्र हैं। मन कर रहा था कि यह बातचीत का सिलसिला जारी ही रहे, पर समय की किल्लत के कारण हमें इस बातचीत को विराम देना पड़ा। खैर, जितनी देर भी हमारी बात हुई, बहुत कुछ सिखा गई। जैसा कि घुमक्कड़ों का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही अशोक जी का भी कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वे साहित्य उत्सव के ठीक एक दिन पहले कोलकाता की सैर के बाद खटीमा पहुंचे थे। अशोक पांडे जी ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एक और ब्लॉग शुरू किया, जिसका नाम है काफल ट्री। इस ब्लॉग के साथ मेरा ज़्यादा जुड़ाव इसलिए भी रहा क्योंकि हमारे स्कूल से जुड़े श्री कमलेश जोशी जी नियमित अंतराल पर अपने लेख इस ब्लॉग में साझा करते रहते हैं। कमलेश सर से ही मुझे इसमें प्रकाशित आर्टिकल्स पढ़ने की प्रेरणा मिली। वास्तविकता में इस ब्लॉग के बारे में तो मुझे पिछले साल साहित्य उत्सव में खुद अशोक पांडे द्वारा ही पता चला। अब तक तो अशोक पांडे जी को पढ़ना ही नसीब हुआ था, पर उनसे मिलना एक अनोखा अनुभव रहा। आखिर सच में एक घुमक्कड़ साहित्य के मुसाफिर बन दुनिया की सैर करने में बेहद ही मज़ा आया। शुक्रिया अशोक जी। स्कूल लाइफ जिंदगी के सबसे हंसी पलों में से एक होती है, पर लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल जा ही नहीं पा रहे और अपने स्कूल व दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। सब यही चाहते हैं कि काश स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए। कुछ ऐसी ही चाह रखते हैं 9वीं कक्षा के तेजेंद्र सिंह। तो चलिए सुनते हैं तेजेंद्र के स्कूल जाने की चाह उन्हीं की जुबानी। हम सब देख ही रहे हैं कि चारों ओर कोरोना वायरस का आतंक फैल रखा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर में बंद हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। इन सब के चलते हुए बच्चे अपने स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नुकसान और फ़ायदे। वैसा ही लॉकडाउन में भी हो रहा है। इस लॉकडाउन में मैंने वह सब काम सीख लिए हैं जो मैंने कुछ महीने पहले कोई कारणवश नहीं सीख पा रहा था। मैंने लॉकडाउन में खेती बाड़ी का काम सीखा है, जो कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने परिवार वालों के साथ मक्का मूंगफली बोई और मैंने बहुत सारी नई नई डिशें बनानी सीखी आदि, जो इससे मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन से मुझे बहुत फ़ायदे हुए। वही दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा एक दुकान पर काम कर रहे हैं जो कि लॉकडाउन के कारण बंद हो गई थी। इस कारण हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस बीच हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ही दिनों पहले से दुकान फिर से खुलने लग गई हैं। अब धीरे धीरे हमारे घर की आर्थिक स्थिति फिर से सही होने लगी है। लॉकडाउन में मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों से मिलता था और अपने दोस्तों से 6-6 घंटे बातें करता था और वे 6 घंटे मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। इन 6 घंटों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मैं अपने दोस्तों के साथ ढेर सारी बातें करता था। परंतु लॉकडाउन के कारण मैं किसी से नहीं मिल पा रहा हूँ। मैं बस यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले और मैं अपने स्कूल जा सकूँ, जिससे कि मैं अपने दोस्तों और अध्यापकों से मिल सकूँ। Now let's move on to the book review of India After Gandhi, written by Aanchal Joshi of class 9th. Book review: India After Gandhi. Ramchandra Guha says in the prologue of India After Gandhi that in India, history seems to end in 1947. He also quoted Krishna Kumar, who said that for Indian children, history itself come to an end with partition and independence. India After Gandhi is a journey of independent India, struggling to maintain its democracy and diversity, fighting or partition of a part of country due to the differences of languages and religion among its people, fighting and killing within itself, but always coming together again,
is stronger than ever. Guha, in his one sentence, said India, an unnatural nation, far too separated by the dimensions of language, religion, and caste. Today, more than 60 years after independence, these parts are still together, making India probably the most diverse country in the world. The book is well definition of Indian diversity, and Ramchandra Guha seems to have visited every possible places in his attempt to write about the Indian history. After 1947, Ramchandra Guha made this book very easy to understand India after Gandhi. This book is an amazing story of a nation with many challenges. A strong government, the people who does everyone's help. By the end of the book, the problems and conflicts in the time of partition seems very uneasy. India after Gandhi is the survival of the Indian nation after the Great Partition. Finishing the book is like finishing a long journey, but in a very exciting way. Aanchal Joshi, class 9th. एक ओर कुछ लोग लॉकडाउन बेहद ही आसानी से बिता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन ने कई घरों पर चूल्हा जलने में भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जैसे कि प्रवासी मजदूर। तो चलिए सुनते हैं एक मार्मिक घटना कक्षा 10वीं की छात्रा संदीप कौर की जुबानी। दिन के 2:30 बजे का समय, काफ़ी तेज धूप असहनीय सी लग रही थी। नींद से उठकर जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा रोड से बहुत आवाज़ आ रही थी। कुछ 5-6 लोग पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। मुझे लगा शायद मछली पकड़ने जा रहे होंगे, पर लॉकडाउन में मछली पकड़ने कैसे जा रहे हैं? पुलिस तो यहाँ बहुत चक्कर लगाती है, दिन में किसी को काम करने नहीं जाने देती। अभी 2 दिन पहले ही कुछ महिला मजदूरों को वार्निंग दी गई है। तो यह लोग कौन हैं? मछली पकड़ने वाले हैं या फिर कौन? क्या कर रहे हैं यहाँ? कई सवाल दिमाग में आए। तभी पानी पीने किचन में गई। दिन का समय था तो खाना बना ही था। किचन में जाकर देखा कि चाचू खाना पैक कर रहे हैं, पर क्यों? मैं खड़े होकर देखती रही और फिर पूछा, चाचू खाना किसके लिए पैक कर रहे हो? चाचू ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद जल्दी में थे और किचन से खाना पैक करके उन्हीं लोगों को देने गए जो पेड़ के नीचे बैठे थे। पर क्यों? कौन है वे लोग? चाचू ने खाना देने क्यों गए हैं? सोचा चाचू के आने पर ही पता चलेगा। तभी मैं चाचू के आने का इंतजार करने लगी। काफ़ी देर के बाद चाचू आए और मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया, कौन हैं वे लोग? आपने खाना क्यों दिया? लॉकडाउन में बाहर जाना मना है तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस सुबह से कितने चक्कर लगा चुकी है। चाचू ने कहा, यह लोग बागेश्वर में मजदूर थे। लॉकडाउन के कारण पिछले 3 दिनों से पैदल चल रहे हैं ताकि अपने घर पहुंच सके। उनके पास ना ही खाने को कुछ है और कोई लोग तो इन्हें पीने को पानी भी नहीं दे रहे हैं। नलों को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे हैं। सोच रहे हैं शायद यह कोरोना संक्रमित हो। चाचू कहने लगे, इन लोगों की हालत बहुत बुरी है। उन लोगों के पैर चलने लायक भी नहीं है। पिछले 3 दिनों से बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाया। उसी का असर है कि इनसे अब चला भी नहीं जा रहा और ऐसे ही चलकर इन्हें बनबसा पहुंचना है। पता नहीं कब ये अपने घर पहुंचे और पता नहीं आगे खाने को कुछ मिले भी या नहीं। कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इन लोगों को यह भी डर है कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज न करे। इसी के चलते वे हाईवे से न जाकर बीच-बीच की सड़कों से जा रहे हैं। भले ही रास्ता लंबा पड़े पर वो हाईवे से नहीं जाना चाहते। उन लोगों का कहना था कि कोरोना तो एक बहाना है, यह सिर्फ लोगों को परेशान करने का इरादा है। चाचू कहने लगे, कोरोना से तो शायद लोगों की जानें बच भी जाएं, पर ऐसे लोगों की जानें चली जाएंगी और उन्हें बचाया भी नहीं जा सकेगा। महात्मा गांधी ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा और शिक्षा का तो मकसद ही यही है, हमारी अज्ञानता को तर्क से ज्ञान के प्रकाश में बदलना।
तो चलिए सुनते हैं कि कैसे 7वीं कक्षा के सौरभ चंद को चंद्र ग्रहण के पीछे का कारण समझ आया। क्या है चंद्र ग्रहण? 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण के बारे में हमें समझाने के लिए कमल सर ने हमारी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में 2 वीडियो और एक ई बुक भेजी थी। वो वीडियो हमारे स्कूल की क्लास 10 की कृति दीदी और रिया दीदी ने बनाए थे। मैंने दोनों वीडियो ध्यान से देखे और समझने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें समझने में मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन रिया दीदी ने मुझे अच्छे से समझाया। कृति दीदी ने अपने वीडियो में समझाया कि चंद्र ग्रहण लगने का असली कारण क्या है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि चंद्र ग्रहण लगने का असली कारण क्या है। पहले तो मैं चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ और ही सोचता था। घर वाले बोलते थे कि चंद्र ग्रहण के समय घर से बाहर मत निकलो और खाना मत खाओ, इसलिए मैं भी सोचता था कि चलो कुछ तो होता ही होगा, तभी मना करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद पता चला कि यह तो एक साधारण सी प्रक्रिया है। जब धरती, चांद और सूरज एक लाइन में आ जाते हैं और धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है तो हमें धरती से चांद दिखाई नहीं देता। यही कारण है चंद्र ग्रहण का। लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। रिया दीदी ने अपनी वीडियो में बताया कि दुनिया में अलग अलग जगह चंद्र ग्रहण के बारे में क्या क्या बातें होती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आई कि अफ्रीका के लोग मानते हैं कि सूरज और चांद लड़ते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसा भी कभी होता है भला? पहले तो मैं यह सोचता था कि सूरज की तरह चांद की भी खुद की रोशनी होती है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद पता चला कि सूरज की रोशनी की वजह से चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। कमलेश सर की भेजी हुई ई बुक पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया। उस दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इतने अच्छे से समझने के लिए कृति दीदी और रिया दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन नन्हे हाथों में भी कितनी प्रतिभा छुपी होती है ना। तो चलिए देखते हैं पहली कक्षा की आराध्या जोशी हमें रंगों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। Now, the next article is on a relevant issue of today, the same which is known as infodemic nowadays. From being a junk news, pseudo news, alternative fact or hoax news, now occasionally it also has its footprints in the mainstream media. Confirmation bias and social media algorithm like those used on Facebook and Twitter further advance the spread of fake news. At the era of Corona, more horrifying instances of fake news came into mainstream. This relevant issue is covered by Deepika Bora and we will go through it in a conversational format in the voice of my colleagues Riya and Kriti Atwal. Here, Riya is like a questioner and Kriti is clearing the confusions of Riya. The fake threat. The dust-covered benches are missing the names written on them. The statue in the park is missing the cool selfies. The big screen is missing the chairs. The walls are missing the funny whispering. Swings in the playground are missing the soft hands. Dumbbells are missing the hard-working soul. Temples, church, mosque are missing the prayers. And we all know why it is so. Thousands of people have died due to the corona pandemic, and many are still suffering. The pandemic has, on one hand, killed so many people across the globe, and on the other hand, has forced people to live inside the four walls of home. Barely anyone has seen such situation ever. There is sadness, gloom, and pain of losing a near and dear among many peoples. It is a situation of confusion and hectic. The result of this panic and hectic is perfect background for fake news. Here you used a term, fake news. Can you tell me what do you mean by this? I mean, what is a fake news? Fake news. Fake news are the false or misleading information masquerading as legitimate news. Okay, I understand. But what is the problem? I don't think it is so much big issue
that you are focusing on it? Same like you, many wonder that why is it so much big issue? Then this statement of Misha Kitchell, who is the editor of theconversation.com, is enough to answer. Clean information is as vital to democracy as clean water is to health. However, here he has said only about democracy, but I believe that clean information is vital for a person's life too. How? Okay, let's understand it with an example. 3 men died in US after drinking sanitizer because they had listened on social media when Trump sarcastically said it. That is, will cure COVID-19. Here, the reason behind their death was fake news. The problem is so worsened that World Health Organization has described this phenomena as infodemic. Don't go so far. Just recall the incident of Falghar lynching in Maharashtra. The reason behind it was also the same. Oh, now I got it is too much big issue. So, what according to you might be the source of a fake news? I mean, how it prevail among masses? As an aware citizen, one must be in touch with the things going around, right? For this, many rely on TV news channels, some on alternative media, some on newspapers. But it is shocking that a study shows about 52% of Indians consume news through WhatsApp. And we all know that people are not aware enough to check whether it's real or fake. That is the point where a thing as common as a text become a reason behind any person's death. After listening you, now I can say that in this age of information, there is a lot of stuff in which many of things are fake. So, can you tell me what is the impact of fake news on people's life and everything around us? Yeah, sure. It is found that most of the cases of mob lynching in India occur due to fake WhatsApp messages. And most of the messages are about child kidnapping, robbery and cow slaughter. Like Tabriz Ansari was lynched by the mob on June 17 after he was accused of being a thief in Jharkhand. Sometimes there are WhatsApp groups having 100 plus members and one fake message by someone is spread like a fire which results in swelling up of the mob. If fake news is leading to anyone's death, so we can understand how serious the issue it is. In between, one question is arising in my mind. Why people want to mislead anyone? Why they want to spread fake news among masses? Can you tell me? So you wanna know why fake news, right? According to Martina Chapman, a media literacy expert, there are 3 elements to create fake news. First one is mistrust, second is misinformation, and third is manipulation. Generally, fake news are spread to spread hatred between communities, create a hectic situation, spread propaganda, and earn profit. According to a report of Economic Times, during India's general elections of 2019, an approximate of 1 out of 2 person was getting a fake news. Boom says that 35% of false and misleading claims were made through videos, and April saw a spike in these videos of targeting vendors of a particular community, spitting on food items to spread coronavirus pandemic. You know, fake news has a connection with global warming also. Prima facie, it seems like a joke, right? But it's true. Mike Berners-Lee, a greenhouse gases footprint expert, in his book How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything, has estimated that how much did a text contribute in global warming. This is a little out of date, about 10 years ago. The technology has changed somewhat. Not massively, but somewhat. And the estimate I made at the time was 0.014 grams of CO2, he said. So, we can guess that how much the WhatsApp news, which is
most of the time fake contribute to global warming. Really, fake news is a very serious issue, and everyone should protect itself from it. So, can you help me to explore that how can I and make others safe from fake news? Sure. Like many people are saying about COVID-19 that be a barrier, not a carrier. The same we have to do with fake news. We just need to learn that how to spot fake news. It can be done in following ways. Firstly, you should consider the source. Read beyond. Check the author. Check the date. Check your biases. In order to investigate an image, use Google reverse image search. Always check the news from various other sources. I have one more question. Is there any organization, website, or group of people that make us aware that this news is fake? I mean, is there any organization, website, news portal, anything which makes the masses aware about any fake news? Cobra Post and Alt News can help you. Before accepting or forwarding any text, always remember to check it because your one step may save lives of many. When most people are inside the four walls, it is best to utilize time, which can be done in many ways, like some are dancing, singing, cooking, composing, and playing. We can spread awareness about fake news and save lives. Thank you. राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन के दौरान शिक्षा पर बुरा प्रभाव न पड़े इसलिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। आइए जानते हैं 10वीं कक्षा के अमृतपाल सिंह किस तरह इस समस्या से निपट रहे हैं। अचानक से बदले इस शिक्षा माध्यम से ई लर्निंग ही ज्ञान पाने का साधन बन चुका है। इसमें से सबसे कारगर है व्हाट्सएप ग्रुप। ज़्यादातर सभी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप या फिर वीडियो क्लासेस से ही पढ़ा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इस समय में पढ़ाई का मुख्य साधन बन चुका है। हमारे शिक्षकों ने भी हमारे पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे सीखने में कोई बाधा ना आने देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम चुना, जिससे कि ना सिर्फ हमारा पाठ्यक्रम ही आगे बढ़ रहा है पर सीखने का कुछ अलग सा माहौल भी देखने को मिल रहा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हमने काफ़ी नई व किताबी जानकारी इकट्ठा की और हमारे पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में हुई थी। हमारे टीचर्स हमें इस ग्रुप में बहुत सारे आर्टिकल, शॉर्ट वीडियोस आदि भेजते हैं और उनकी समीक्षा भी लिखने को कहते हैं। हमें रोज़ इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू अखबार भी पढ़ने को मिलती है। हम इस ग्रुप में माध्यम से अपने पाठ के बारे में तो ज्ञान ले ही रहे हैं, साथ ही बाहरी चीज़ों का भी ज्ञान ले रहे हैं। हमने इस ग्रुप के माध्यम से हमारी बहुत सारी किताबों के पाठ को भी समझ लिया है और उनके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम की ओर चले तो हमने इकोनॉमिक्स के लगभग 5 पाठ कर लिए हैं, हिंदी के कुछ पाठ और काफ़ी सारे निबंध व पत्र लिखना भी सीख लिया है। हमने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़े और उसमें से पूछे गए सवालों का उत्तर भी दिया। हमने बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को भी समझ लिया है। फिजिक्स में भी काफ़ी नए विषयों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब हम व्हाट्सएप ग्रुप के रोज़ाना एक मुहावरा और एक नया शब्द भी सीखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ई लर्निंग के फ़ायदों की। ई लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने हिसाब से कभी भी सीख सकते हैं, यानी आपको समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। ई लर्निंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि ये जानकारी को किताब के बजाय वेब में स्टोर किया जाता है। ई लर्निंग के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे ई लर्निंग के कारण ज़्यादा समय तक मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर चलाने से हमारी आंखों को भी नुकसान होता है। ई लर्निंग के लिए स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर चाहिए जो कि सभी के पास उपलब्ध नहीं है। बावजूद इन सभी नुकसानों के ई लर्निंग ही वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने का कारगर उपाय नज़र आता है। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ई लर्निंग के ही कारण लाखों बच्चे सीखने से दूर हो चुके हैं। यह हम सभी देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से प्रकृति आनंदित हो उठी है। न वायु प्रदूषण है और न ही ध्वनि आदि प्रदूषण। वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है। चलिए सुनते हैं 10वीं कक्षा के करणवीर की प्रकृति से कुछ ऐसी ही गुफ्तगू।
मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन से बहुत लोगों को परेशानियाँ हुई हैं। कोई अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाए तो कुछ लोगों की खाना न मिलने के कारण जान चले गई और कुछ लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। ये सब बहुत ही दर्दनाक था। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन से पर्यावरण में बहुत ही परिवर्तन आया है। चारों तरफ खुशी सी छाई हुई है। अनेकों प्रकार की चिड़ियाँ अपनी आवाज़ों में चहक रही हैं। बिल्कुल नीला आसमान दिखाई दे रहा है। खुली हवा का एहसास हो रहा है। नदियाँ बिल्कुल साफ हो गई हैं। हम सब जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे व नुकसान। वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। एक तरफ तो कोरोना वायरस का आतंक फैल रखा है जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है जिससे चारों तरफ हरियाली छा गई है। इन सब के चलते एक दिन मैं अपने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने देखा कि मेरा पेड़, नदी और हवा आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी बातें सुनूं। मैं चुपचाप वहां बैठ गया। पेड़ ने जब मुझे देखा तो एकदम शांत हो गया, मगर थोड़ी देर बाद उनका वार्तालाप फिर से शुरू हो गया। उनका वार्तालाप कुछ इस प्रकार था। नदी, पेड़ और हवा, कैसे हो तुम लोग? पेड़, हम तो ठीक हैं, तुम सुनाओ कैसी हो? नदी, मैं भी ठीक हूँ। हवा, अरे नदी, कुछ दिनों पहले तुम बहुत ही दुखी थी और सारा दिन रोती रहती थी। आज इतनी खुश कैसे हो? सही कहा हवा तुमने। पहले मैं बहुत दुखी रहती थी क्योंकि इंसान मुझ पर रोज अत्याचार करते थे। उस अत्याचार को सहकर अब मैं थक गई थी। पेड़, ये अत्याचार केवल तुम पर नहीं, हम सब पर भी होते थे। हवा, सही कहा पेड़ तुमने। नदी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मनुष्य सुधर गया हो, क्योंकि कुछ दिनों से मैं और मेरी बहनें बिल्कुल साफ हो गई हैं। चारों ओर हरियाली सी हो गई है। पेड़, मुझे नहीं लगता कि कोई मनुष्य सुधर गया होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस था। इस दिवस की थीम थी टाइम फॉर नेचर। उस दिन लोगों ने इतना ढोंग किया कि क्या ही कहूँ। नदी, कैसा ढोंग? पेड़, मेरे भाइयों को लगाने का। पहले खुद ही लगाते हैं, उसके बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें मार डालते हैं। हवा, सही कहा तुमने। इससे पता चलता है कि मनुष्य बहुत बड़ा दानव है। नदी, चलो इस मैटर को छोड़ो। यह बताओ कि तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में पता है? पेड़, हाँ पता है। ये एक बहुत बड़ी आपदा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हवा, इस वायरस से लाखों लोगों की मौत हो गई है। नदी, अरे एक अच्छी बात तुम लोगों को पता है कि यह आपदा केवल आदमी के हिस्से की है। प्रकृति के लिए तो यह एक वरदान है। हवा, यह तुम कैसे कह सकती हो? नदी, ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब से यह आपदा आई है तब से हमारी प्रकृति बहुत ही हंसमुख सी हो गई है। चारों ओर हरियाली छा गई है। साथ ही साथ मैं और मेरी बहनें बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हैं। हवा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तब से मैं भी बिल्कुल साफ हो गई हूँ और मुझे यह सब कुछ देखकर एक अलग सा एहसास हो रहा है। नदी, अगर देखा जाए तो इस धरती पर हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, चाहे वह हम तीनों हों या फिर इंसान। अगर इन सब में से एक चीज भी खत्म हो गई तो हमारे पूरे वातावरण पर बहुत असर पड़ेगा, मगर यह बात इंसानों को समझ में ही नहीं आती। पेड़, हाँ मैं मानता हूँ कि सब इंसानों की हरकतों से होता है, परंतु सब एक जैसे नहीं होते। तुम दोनों ने क्या ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना है? नदी, नहीं। हवा, नहीं। पेड़, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे पर्यावरण को बचाने में लगी हुई हैं। नदी, काश सभी ग्रेटा थनबर्ग जैसे होते। पेड़, हाँ कुछ लोग इस दुनिया में ग्रेटा थनबर्ग की तरह हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। हवा, यह बात सच है कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होना तय है। मुझे लगता है कि इंसानों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, बदले में उनको कोरोना नामक वायरस मिल गया है। पेड़, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि इतने सालों से इंसानों को हमारा महत्व समझ में नहीं आया, पर अब तो समझ में आ जाए। कुछ देर बाद वह सब बात करना बंद कर देते हैं। उनकी ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं। ये सच है कि कोरोना वायरस से पहले नदियाँ बिल्कुल गंदी थी, चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ था।
लॉकडाउन के बाद नदियां एकदम साफ सुथरी हो गई और प्रदूषण तो नामात्र ही हो गया। आसमान में रात को तारे बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। इससे ये पता चलता है कि इंसान ही है जो सबको नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। मुझे हवा की बात सच लगती है कि हमने उनको नुकसान पहुंचाया है, बदले में हमारे सामने कोरोना नामक आपदा आ खड़ी हुई है। आइए अब सुनते हैं 8वीं कक्षा के हर्षित लॉकडाउन में अपने दिन कैसे बिता रहे हैं। लॉकडाउन में मेरे दिन। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है और लगभग हर एक व्यक्ति इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ नया सीख रहा है तथा कर भी रहा है। इस लॉकडाउन में मैंने भी काफ़ी कुछ नया किया और सीखा। जैसे मैं रोज़ सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे योगा करता हूँ, जिससे मैं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकूँ। मैंने प्रकृति के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया और आज मैंने कई पेड़ भी लगाए। मैंने दीदी से ड्राइंग बनाना सीखा और कई नई ड्राइंग बनाई। मैंने लॉकडाउन में सीड बम भी बनाना सीखा और आम की गुठली का एक सीड बम भी बनाया और उसे अपने घर के पास फेंक दिया। मैंने अपने स्कूल के विद्यार्थी प्रकाश भैया से डांस करना भी सीखा। मेरी कंप्यूटर में हमेशा से रुचि रही है, फिर भी स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस में प्रैक्टिकल न होने के कारण मज़ा नहीं आता था। घर में कंप्यूटर होने के बावजूद भी मैं कभी कभार ही कंप्यूटर चला पाता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय ही नहीं मिल पाता था। परंतु इस लॉकडाउन में यूट्यूब से वीडियो देख कर मैं MS वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन तथा फ़ोटोशॉप सीख रहा हूँ। लॉकडाउन का मेरी स्कूल की पढ़ाई में तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके स्थान पर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हालांकि हमारे एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, परंतु यह लॉकडाउन अन्य दूसरे विषयों जिस पर हमारी रुचि है उसकी पढ़ाई के लिए एक सुनहरा अवसर है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे लॉकडाउन का मेरी रोज़ की दिनचर्या में प्रभाव पड़ा है। योगा करना, डांस सीखना, प्रकृति के साथ समय बिताना, कंप्यूटर चलाना आदि कार्य जो मैं समय ना होने के कारण पहले नहीं कर पाता था, पर लॉकडाउन के कारण मुझे यह सब कार्य करने का संपूर्ण समय मिल रहा है। इस लॉकडाउन का असर मेरे परिवार पर भी बहुत पड़ा है। मेरे चाचा तथा बड़े पापा जो कि पुलिस में हैं, उन्हें कोरोना के डर से परिवार के सदस्यों ने होम क्वारंटाइन कर दिया है। मेरे 2 बड़े भैया जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, वह लॉकडाउन के कारण घर पर ही फंसे हैं। वह दोबारा अपने काम पर जाना चाह रहे हैं, पर नहीं जा पा रहे हैं। चाचा का एक 3 महीने का बच्चा है। चाचा तथा बड़े पापा दोनों को उसे गोद में लेने और उसके साथ समय बिताने तथा उसके साथ खेलने का बहुत मन करता है, परंतु कोरोना के डर से वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। वैसे मुझे लॉकडाउन के कारण अपने कुछ कार्य जो कि समय की कमी के कारण नहीं कर पाता था, वो तो करने को मिल ही रहा है, पर मैं अपने स्कूल तथा दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ। दोस्तों से बातें करना, बातों ही बातों में उनसे झगड़ना, इंटरवल में उनसे खाना शेयर करना, उनसे बातें करने के लिए सीट बदलना, उन्हें परेशान करने के लिए उनसे ना बोलना, टीचरों से डायरेक्ट सवाल करना, टीचर तथा दोस्तों से मजाक करना आदि को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन के कारण मैं अपने परिवार के साथ बहुत समय बिता रहा हूँ। घर तथा खेतों के कामों में हाथ बटा रहा हूँ तथा घर के बड़े सदस्य भी हमारे साथ इंडोर गेम जैसे लूडो तथा कैरम खेल रहे हैं। यह सब मेरे लिए नया तथा अच्छा अनुभव है। अब बढ़ते हैं कक्षा 9वीं की दिया एरी के द्वारा बनाए गए कार्टून की ओर। चलिए अब सुनते हैं कक्षा 7वीं के छात्र मनीष जोशी की पहाड़ की वादियों की कुछ यादें, जिसका वाचन किया है 10वीं कक्षा के छात्र रोहित भट्ट ने। वादियों की कुछ यादें। कोरोना वायरस के कारण स्कूलों की छुट्टियां हो गई। छुट्टियों के कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के एक दिन पहले ही मैं पहाड़ चला गया था। वहां के निवासियों को तो लॉकडाउन के बारे में कुछ खास पता ही नहीं था। उन्होंने तो अपनी दिनचर्या में ज़्यादा कुछ बदलाव ही नहीं किया। वह शाम को बाहर
टहलने और खेलने जाया करते थे। उन्हें जाते देख मेरे मन में भी खेलने जाने की इच्छा जागी। पर मेरे पापा ने मुझे बाहर दूर जाने के लिए मना कर दिया। भीड़ वाली जगह पर जाने के लिए तो साफ-साफ मना कर दिया। मैंने लॉकडाउन में काफ़ी कुछ नया देखा और नया सीखा। पहाड़ में मुझे काफ़ी नए अनुभव मिले, जैसे कि धारे से पानी लाना, लकड़ी लाना, घर की लिपाई-पोताई के लिए मिट्टी लाना आदि। मैंने वहाँ पर हल चलाना, लकड़ी काटना और भैंस का दूध निकालना भी सीखा। फिर मैं पहाड़ से नानकमत्ता आ गया। नानकमत्ता आते ही मुझे घर के बाहर ही गर्म पानी से नहलाया गया। हम रोज रात को हल्दी का काढ़ा पीकर सोते थे। पहले 18 दिन की छुट्टियों में तो मज़ा आया, पर अब मुझे अपने स्कूल और दोस्तों की याद आती है। हर कोई व्यक्ति इस लॉकडाउन को अलग-अलग नजरिए से देख रहा है। किसी को घर पर मजा आ रहा है तो कोई बोर हो रहा है, तो कुछ को यह प्रकृति के लिए वरदान लग रहा है। आइए देखते हैं 10वीं कक्षा की कृति अटवाल कैसे इस लॉकडाउन को देखती हैं। Arise a hope. When the world was sleeping, the virus was arriving. When whole world was reclaiming, God was planning. Suddenly the boundaries shrinked, and the fear begins. Colleagues became foreigners, countries became Mars, human became danger sign. Here the story starts. Traveling from bedroom to kitchen, stories came into existence, rarely coming Sunday off, lost its value. Roads became most tranquil place, wandering became offend. Stay home, stay safe became the most popularized defend. Once in a blue moon, whole families together, no hurry, no work, staying home is key task. Hashtag work from home came into trend. Work is worship, really have a sense. How boring life is came in everyone's mind. Many patients became martyrs, many family vanished. Countries are weeping, people are crying. Still who have to eat are happy. The daily wage worker faced a living die. But this coin too have a positive side. Animals are enjoying, families are getting time. Have time to think who we are. Animals and birds are enjoying, seeing human caged, birds are flying. Nature is healing, prodigious thing happening. Air is pollution free. Rivers are getting cleaned, filtering it with natural mean. Run human run race has a pause. Human has a bullshit in mind. Nature is obstacle in development line. But the mother earth is mother of all. Did a trick and stop human doing the stunky fall. Facing dark for light is necessary, as sun come after night. Nothing is permanent. Can't this pandemic deny? Take a deep breath, arise a hope and rely. Thank you. आइए देखते हैं 8वीं कक्षा की यशु जोशी लॉकडाउन में अपने दिन किस तरह बिता रही हैं। मैंने लॉकडाउन में ज़्यादा कुछ नहीं किया। कभी टीवी देखी, ड्राइंग करी, स्कूल वर्क व बुक्स पढ़ी। इन सब चीज़ों में मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती हूँ। लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लास में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन उतना नहीं जितना आमने सामने वाली क्लास में आता था। ऑनलाइन क्लास मज़ेदार तो है, लेकिन उतनी नहीं। ऑनलाइन क्लास में हमें ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन पर बिताना पड़ता है और बुक्स में कम बिता पाते हैं। मैं लॉकडाउन में ज़्यादा समय ड्राइंग में बिताती हूँ। मैं 1-2 महीने अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पाई। मैंने लॉकडाउन में कुछ रेसिपीज़ बनाना भी सीखा। मुझे स्कूल की भी बहुत याद आती है और साथ ही अपने दोस्तों की भी। मैंने तो लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। लॉकडाउन के कारण मेरी जल्दी उठने की आदत भी ख़राब हो गई है। मैं अब सुबह 7 बजे यानी कि काफ़ी देर से उठती हूँ। आगे की छुट्टियों में भी मैं बहुत कुछ सीखना चाहूँगी। आइए अब सुनते हैं 10वीं कक्षा की छात्रा राधा पोखरिया की इशारों की बातें। सवेरा हो चुका था। गर्मी के दिन भी आ ही गए थे। लॉकडाउन की वजह से कहीं आना जाना नहीं हो रहा था, तो घर में ऊब गए थे।
इसलिए सुबह छत में जाकर ताज़ा व ठंडी हवाओं की सुर्खियां बटोर रहे थे। समय काटने के लिए आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में कॉलोनी के बारे में बात करने लगे। यूं ही कॉलोनी की चर्चा आगे बढ़ती रही। बातों का सिलसिला हमारी कॉलोनी में रहने वाली कोमल दीदी पर आ रुका। वह हमारी कॉलोनी में काफ़ी लंबे समय से रहती हैं, जो कि डेफ हैं। कहते हैं ना, भगवान कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। उसी तरह भगवान ने उन्हें सुनने और बोलने की क्षमता तो ले ली, पर सोने का दिल दे दिया। मुझे उनकी एक बात बहुत अजीब लगी कि वो घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं। अगर निकलती भी हैं तो केवल हमारे घर तक। शाम का वक्त था। कोमल दीदी हमारे घर तक घूमने आई। हम भी बाहर ही थे। फिर हम लोग घर के सामने गोला बनाकर खड़े हो गए। मैं और कोमल दीदी अपनी बातों में लग गए। यूँ तो मुझे इशारों की बातें नहीं आती, पर फिर भी मैंने कोशिश की और मैं अपनी कोशिश में सफल भी रही। मैंने दीदी से इशारों में पूछा, दीदी आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? इशारों इशारों में वो कई बातें कह गई, पर उनके इस उत्तर ने मेरे दिल को बहुत खेद पहुंचाया। उन्होंने कहा, मैं पूरी कॉलोनी में एक ऐसी लड़की हूँ जो बोल भी नहीं पाती और सुन भी नहीं पाती। मेरे घर के अगल बगल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। जो लड़कियां मेरी हम उम्र हैं वह मुझसे दूर ही रहना पसंद करती हैं, तो घर से बाहर निकलकर क्या करना। ये बताते बताते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं उनकी व्यथा तो क्या ही समझ पाती, पर उनके दर्द से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस दौर से गुजर रही हैं। अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनके साथ घुलूं मिलूं ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो। इसीलिए मैंने उन्हें हर शाम मेरे घर आने को कहा। ये बात सुनकर उनके चेहरे में अलग ही मुस्कान आ गई। अब वह रोज़ शाम को मेरे घर आकर अपने दिन में हुई घटनाएं बताती हैं, साथ ही उनके साथ लोगों के द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में भी बताती हैं। इशारों में समझना सरल नहीं है, पर फिर भी वो मुझे बताती हैं और मैं समझने की कोशिश करती हूँ। वह बताती हैं कि कॉलेज में भी उनकी सिर्फ एक ही दोस्त है, बाकी लोग उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। वो कहती हैं, मैं सोशल मीडिया पर ही अपने ही जैसे दोस्तों को ढूंढती हूँ। मेरा भाई भी हमेशा फ़ोन पे ही लगा रहता है, मुझे बहुत कम समय देता है। मैं अपने आप को बेहद अकेला महसूस करती हूँ। मैं अपने स्कूल से लेकर कॉलेज में आने तक सबसे ज़्यादा पढ़ती थी, पर फिर भी अपने साथियों का मुकाबला नहीं कर पाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर ये लाइन शायद मेरे लिए नहीं है। ऐसे ही हजारों लोग हैं जो कि विशेष रूप से समर्थ हैं। उन्हें उनकी कमजोरी के कारण दबाया जाता है। उनके घाव को और उसे कुरेदने वाला शस्त्र लोगों का भेदभाव व उपहास बन जाता है। कहते हैं ना, किसी चीज़ की अहमियत तब पता चलती है जब वह पास न हो। इसी तरह हमारे पास हर अंग है। हम उनकी व्यथा नहीं समझ सकते, पर यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी कमजोरी को कमजोरी ना समझ उनका साथ दें, उनसे घुले मिले, ना कि उनका उपहास उड़ाए और भेदभाव करें, ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो, वह उन्हें अपनी कमजोरी एक विशेष समर्थता लगे। शुक्रिया। चलिए अब सुनते हैं चिड़ियों की भाषा, 9वीं कक्षा की गुरप्रीत कौर की ज़ुबानी। बचपन से ही जब मैं चिड़ियाओं को निहारती थी, मेरे मन में एक सवाल हर बार आता था कि चिड़ियाओं की भी अपनी एक भाषा, बोली या फिर दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के कुछ संकेत चिन्ह होते होंगे। मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना जो कि एक बड़ी बात सामने लाई। उस घटना के घटने के बाद अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हाँ, चिड़ियाओं का भी अपना एक संवाद करने का तरीका होता है। हर साल गेहूं की फसल कटने के बाद मैं और मेरे चचेरे भाई बहन खेतों में टिटहरी के अंडे ढूंढने जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। टिटहरी के अंडे मिलने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। और लगे भी क्यों ना, पहले तो अंडे ढूंढने में परेशानी, फिर अंडे मिलने के बाद उन्हें अच्छे से देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ 2 टिटहरी बैठी रहती हैं और जब हम पास आते हैं
तो वह अपनी चोंच सीधा हमारे सर में मारने को आती हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम अपनी रंग में निकल पड़े। इस बार तो हमें हमारे घर के सामने वाले खेत में ही अंडे मिल गए। कुछ समय निहारने के बाद हम वापस आ गए। फिर कुछ दिनों बाद एक अंडे में से बच्चा निकल आया। अंडे खेत में एक कोने में थे और हमने धान के लिए पौधे लगा रखे। उस छोटे सी पौधों की क्यारी में पानी भरा हुआ था। टिटहरी अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए उस क्यारी के पास आती और अपने बच्चे को लेकर पानी के पास एक पेड़ की छाया में बैठी रहती। आंगन से उस बच्चे को देखने में बहुत ही आनंद आता था। वह बच्चा खेत में काफ़ी मुश्किल से ही दिख पाता था, क्योंकि उनका रंग काफ़ी हद तक मिट्टी के जैसा ही था और छोटे होने के कारण वह मिट्टी के ढेले के पीछे ही छुप जाया करते थे। एक दिन मैं, मेरी मम्मी और मेरी चाची बैठे उस खेत की तरफ निहार रहे थे कि अचानक से वह बच्चा खो गया और वह टिटहरी उसे ढूंढने लगी। वह परेशान होकर चीं चीं करने लगी और उसे ढूंढने में असफल रही। बच्चे के ना मिलने पर उसने अपनी साथी, जो कि दूसरे अंडों की रक्षा कर रही थी, उसे अपनी एक अनोखी सी भाषा में बुलाया। फिर वह टिटहरी उसके पास आई और न जाने सांकेतिक भाषा में क्या कहकर वहाँ से एक टिटहरी उड़ गई और दूसरे खेत में बैठी दो टिटहरी में से एक टिटहरी को बुलाकर लाई, क्योंकि एक को उनके अंडों की भी तो रक्षा करनी होगी ना। फिर वह सभी मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगी। एक ज़मीन में और एक आसमान में उड़कर ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद वह सभी उस बच्चे को ढूंढने में सफल रहे। बच्चा मिल जाने पर वह एक जगह इकट्ठा होकर और चीं चीं करने लगे। फिर आसमान में उठकर अपने अपने अंडों के पास चले गए। उस दिन से मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि चिड़ियाओं का भी अपना एक संवाद करने का तरीका होता है। उस घटना को देखकर मैं, मेरी मम्मी और मेरी चाची अचंभित रह गए। जीव चाहे कोई भी हो, उनका संवाद करने का कोई ना कोई तरीका तो अवश्य होता ही है। सच में लॉकडाउन में रहने का अनुभव बड़ा ही अजीब है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया बदल ही गई हो। राहें भी बदल गई हैं और नज़ारे भी। चलिए अब सुनते हैं कक्षा 8वीं की विनीता चंद को। बदलती राहें, बदलते नज़ारे। कुछ समय पहले रोज सुबह जल्दी उठकर चल देते थे राहों पर अब ना जाने क्यों ध्यान रहता है घरों की उन्हीं राहों पर। क्या जोश भरा रहता था इन नन्ही सी बाहों पर। वक्त हुआ नहीं कि चल पड़ते थे उन स्कूल की राहों पर। हर हफ्ते रहता था संडे का इंतजार। अब तो मानो लगते हैं सारे एक ही वार। हर जगह रहता था प्रदूषण का दुर्व्यवहार। सब कुछ स्वच्छ होने लगा है जब आई लॉकडाउन की बौछार। सोचते थे कब हो ये गर्मियों की छुट्टियां। अब तो लगता है यूं ही गुजरने वाली हैं सर्दियों की भी छुट्टियां। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं 10वीं कक्षा की हर्षप्रीत कौर ने हमारे लिए रंगों के माध्यम से क्या संदेश भेजा है। मानव हस्तक्षेप प्रकृति को बर्बादी की कगार पर धकेल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट डिटीरियोरेशन सब इसी के कारण हुआ है। आइए सुनते हैं 9वीं कक्षा के दिनेश कांडपाल की इस विषय पर चिंता। मैं आपको एक गांव के बारे में बताता हूं जिसका नाम जोलासाल है। जोलासाल नैनीताल ज़िले में आता है। यह गांव जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पर गेहूँ, धान व सोयाबीन इन तीनों की फसलों को बोया जाता है। यहाँ धान तभी लगाए जाते हैं जब बारिश शुरू होती है। साथ ही गोबर की खाद को ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। वहाँ खेतों में पानी नदियों से लगाया जाता है। जोलासाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर नानामत्ता की बात करें तो यहाँ हैंडपम्प में लगभग 100 फीट नीचे ही पीने लायक पानी आता है। ऐसे ही हमारे यहाँ नानामत्ता में साल में
3 से 4 फसलें बोई जाती हैं। किसान लोग फसल उगाने से पहले ही केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, जिससे हमारी प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इससे इकोसिस्टम को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई प्रकार के सांप, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि की प्रजातियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है और कई प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ के कारण इकोसिस्टम बुरी तरह गड़बड़ा रहा है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी काम करें उससे प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, और साथ ही प्राकृतिक गतिविधियों में मानवीय हस्तक्षेप जितने कम हो उतना अच्छा है। चलिए अब सुनते हैं छठी कक्षा की अंशु प्रजापति के लॉकडाउन में दिन कैसे बीत रहे हैं। यह लॉकडाउन वातावरण के लिए एक वरदान सा बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि पहले हमारा वातावरण, हमारी सड़कें और नदियाँ बहुत ही गंदी हुआ करती थी, पर जब से लॉकडाउन लगा है और लोग अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, हमारा वातावरण साफ होने लगा है। मैंने भी कई सी चीज़ें इस लॉकडाउन में सीखी हैं। मैंने केक, जलेबी, पिज़्ज़ा बनाना सीख लिया है। जश्न बचपन व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने ओरिगामी यानी कागज़ की तरह तरह की चीज़ें बनाना, डांस करना, तबला बजाना और भी कई मज़ेदार चीज़ें सीखी हैं। मैंने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी लगाए। अभी भी मैं बहुत कुछ नया सीख रही हूँ। अब बढ़ते हैं 8वीं कक्षा की हर्षिता भट्ट की स्वरचित कविता की ओर। आज पूरी दुनिया हो गई है हैरान, कोरोना नामक बीमारी ने कर रखा है सबको परेशान। समस्या है ये बड़ी, ये कैसी महामारी आई है खड़ी, न लेनी है बाहर की हवा, किसी से न मिलना ही है इसकी दवा। चाइना से ये बीमारी भारत में आई है, भारत के सामने हजारों संकट लाई है। इससे बचने का है एक ही उपाय, कोई भी अपने घर से बाहर ना जाए। अमेरिका और इटली जैसे देश भी हो गए हैं नाकामयाब। ये कोरोना बीमारी तो है बड़ी ही खतरनाक। सैनिटाइजर और मास्क का करें उपयोग तो हमसे डरकर भाग जाएगा ये कोरोना रोग। सरकार के आदेशों का करें पालन, कुछ दिन घरों में बैठकर करें नाच गायन। रखें साफ सफाई अपने चारों ओर, जिससे परेशान ना होए कोई और। इस महामारी से है किसी को भी नहीं आराम, क्योंकि अभी तक नहीं निकला इसका कोई समाधान। सोशल मीडिया पर हो गया है यह एक चर्चा का विषय। बस हर जगह कोरोना कोरोना ही है इस समय। हर एक की जुबान पर कोरोना की है लहर। हर तरफ कोरोना ने मचा रखा है अपना कहर। खोजने में लगी है दवा इसकी दुनिया पूरी। रखे कम से कम 1 मीटर की दूरी। होना ना चाहिए हमें निराश, डॉक्टर्स पर करना चाहिए विश्वास। आओ प्रण लें कि कोरोना को हराएंगे, सभी देशवासी मिलकर आगे आएंगे। हमारी कितनी सारी इच्छाएं होती हैं ना, कभी ऐसा करना, कभी वैसा करना, हजारों इच्छाएं दिमाग में घूमती रहती हैं। आइए देखते हैं 9वीं कक्षा के प्रकाश चंद ने कैसे अपने वर्ल्ड टूर की इच्छा पूरी करी। पूरी दुनिया की सैर। इस बार की गर्मियों की छुट्टियां आज तक की सबसे अलग गर्मियों की छुट्टियां थी, क्योंकि मैंने इन छुट्टियों में वो देखा जो आज तक नहीं देखा था। लॉकडाउन की वजह से तो मुझे दुनिया अकेले घूमने का समय मिल गया और मैं निकल पड़ा। हम अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं, पर इस बार ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इन छुट्टियों में मैं लॉकडाउन में ही अकेले घूमने निकल पड़ा, और जितना इस बार मैंने अकेले घूमा उतना पहले कभी नहीं घूमा था। मुझे 250 रुपए में एक गाइड मिला जिसने घूमने में मेरा साथ दिया। मजे की बात तो ये है कि वो मेरे साथ नहीं था, वो कहीं से मुझे देख रहा था और मुझे अलग अलग जगह पर जाने के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मैंने अपने गाइड का चेहरा तक नहीं देखा, फिर भी हम रोज 1 घंटा घूमते और फिर घर आ जाते। इसी तरह रोज दिन निकल जाते थे। मैं अपनी गाइड की मदद से सबसे पहले जापान गया। वहां मैं लगभग आधा घंटा रहा। अगले दिन मैं उस गाइड के साथ पेरिस गया और वहां मैं पूरा 1 घंटा रहा। इसी तरह मैं रोज अलग अलग जगह जाता और मजे करता रहा। कोई जगह तो मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि वहां मैं 2 बार गया। लगभग मैंने आधी दुनिया ऐसे ही घूम ली, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आया
जब मैं स्पेस में गया, वहां से पृथ्वी बहुत ही प्यारी लगती है। फिर उस दिन के बाद मैं काफी थक गया था और बैठे बैठे हाथ पैर के साथ आंखें भी दर्द करने लगी। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, इतनी जगह घूमने के बावजूद भी मुझे कोरोना नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, ये कैसे मुमकिन है? अरे, मैं दुनिया घूमने अपने मोबाइल फोन से गया था, जिसमें मेरा गाइड इंटरनेट था। उसका रिचार्ज 250 रुपए में किया गया था। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, फोन में वो मजा कहाँ जो असल जिंदगी में है। अगर हम यही बात भूल जाए ना, तो असल जिंदगी और मोबाइल पर अंतर बहुत ही कम रह जाएगा। आइए अब सुनते हैं बौने होते कठिन हालात नवी कक्षा की अंशु राणा की जुबानी। जैसा ही हम जानते ही हैं कि कोरोना के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कहीं भी आना जाना नहीं हो रहा है, पर मैं कुछ ही दिन पहले अपनी नानी से मिलने उनके घर गई। नानी को देखे काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए मिलने की खुशी दुगनी हो गई। कुछ समय मिलने जुलने के बाद मैं नानी की फसलों को देखने चली गई। वहाँ काफ़ी तरह की फसलें, पेड़ पौधे थे। मेरी नानी ने खेत के एक बहुत बड़े हिस्से में मक्के की खेती की थी, जिसमें वे अपने दिन का काफ़ी हिस्सा देती हैं। कुछ देर बाद नानी मक्के के खेत में काम करने चली गईं। उन्हें काम करता देख मेरा भी मन नानी की मदद करने का हुआ, और फिर क्या, मैं अपने जुनून के साथ नानी के पास जाके नानी का हाथ बटाने लग गई। वो भी क्या मज़ा था, जब ऊपर से धूप थी पर नीचे मौज मस्ती की छाँव थी। वो भी दिन काफ़ी थकाने वाला तो था ही, पर साथ ही मज़ेदार व यादगार भी काफ़ी रहा, जहाँ हंसते गाते लड़ते झगड़ते हंसी मजाक में कब काम ख़त्म हुआ पता ही नहीं लगा। कुछ देर आराम करने के बाद वहीं एक शख्स आए, जिन्हें देखकर लग रहा था कि मैं उन्हें जानती हूँ। तभी याद आया कि ये तो मझोला के निवासी ललित जोशी जी हैं, जो कि बेहद शानदार जुनून वाले व्यक्ति हैं। उनका जुनून उनकी मेहनत और मन लगन से साफ झलकता है। उनका दाहिना हाथ एक हादसे में नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एक हाथ जरूर गया है, पर उनके मन में शक्ति भी नहीं गई। उन्हें अपने एक ही हाथ से सारे काम करने की आदत डाल ली। वे अभी भी उतनी ही लगन व मन इच्छा से ही काम करते हैं जितना कि पहले करते थे। वाकई नानी के यहाँ जाकर मैंने कुछ और ना सही, पर एक प्रेरणा उन ललित अंकल से ज़रूर ली। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हों, जीने का जुनून हो तो हर कठिन परिस्थिति में फिर सफलता जरूर दस्तक देती है। इस लॉकडाउन के दौरान हर कोई सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अवसर खोज रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे 10वीं कक्षा के रोहित भट्ट को एक व्हाट्सएप ग्रुप अवसर की तरह लगा। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ थम सा गया है, पर सीखना तो थम नहीं सकता। लॉकडाउन के बीच 10 अप्रैल 2020 को उत्तराखंड के रचनात्मक शिक्षक मंडल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया था, जिसका नाम है जश्न-ए-बचपन। यह ग्रुप रामनगर में रहने वाले शिक्षक नवेंदु मटपाल जी द्वारा बनाया गया। इस ग्रुप में अलग अलग जगहों के बच्चे और एक्सपर्ट शामिल हैं। ग्रुप मेंबर्स की संख्या 210 का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिन प्रतिदिन सीखने वालों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। आज जहां व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल चैटिंग के लिए प्रयोग होते हैं, वहीं यह व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए बनाया गया है। इस ग्रुप से बच्चे हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं। आए दिन एक्सपर्ट साहित्य, पेंटिंग, डांस, संगीत और यमी बर्ड, सिनेमा व थिएटर पर अपने अनुभवों और ज्ञान को बाकियों के साथ इस ग्रुप के माध्यम से साझा कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ इस राज्य के ही एक्सपर्ट्स को जोड़ा गया है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से एक्सपर्ट इस मंच में जुड़े हैं।
ग्रुप से जुड़े एक्सपर्ट विस्तार से हमें साहित्य, सिनेमा और थिएटर आदि के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हम जो पेंटिंग करते हैं या फिर कोई ड्राइंग बनाते हैं उसे बारीकी से देख हमें हमारी गलतियां बताते हैं। इस ग्रुप से जुड़कर हमने डायरी लेखन भी सीख लिया है। यह ग्रुप बच्चों को किताबों से बाहर का ज्ञान देता है। इस ग्रुप से बच्चे बहुत खुशी से सीखते हैं और जानते हैं। यह ग्रुप बच्चों के पढ़ने लिखने की शैली में रुचि बढ़ाता है। यह ग्रुप बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेने का भी मौका देता है। इस ग्रुप में बच्चे दिन भर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। बच्चों को प्रेरित करने के लिए बच्चों का काम educationmirror.organization नाम की वेबसाइट पर भी डाला जाता है, जो बच्चों के लिखने की रुचि को और बढ़ावा भी देता है। इस ग्रुप में कोई भी बच्चा या एक्सपर्ट शामिल हो सकता है अगर वह पढ़ने के लिए इच्छुक है तो। ग्रुप एडमिन नवेंदु भटपाल जी चाहते हैं कि वह इस ग्रुप में अधिक से अधिक बच्चों को शामिल कर सकें, जिससे उनकी समझ और बढ़े। जश्न-ए-बचपन ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें 9536572514 नंबर में अपने स्कूल का नाम और अपना नाम भेजना होता है। उसके बाद ग्रुप एडमिन नवेंदु जी उसे ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन से वह भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही हर रोज़ कोई ना कोई बच्चा या फिर एक्सपर्ट इस ग्रुप में शामिल होते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आइए अब बढ़ते हैं 5वीं कक्षा की अर्पिता यादव के द्वारा जनसंख्या दिवस पर बनाए गए कार्टून की तरफ। आइए अब सुनते हैं 4ठी कक्षा की निवेदिता चंद की लॉकडाउन डायरी। मेरी लॉकडाउन डायरी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लॉकडाउन डायरी सुनाने वाली हूँ। पहले तो हमने यही सोचा था कि अच्छा है, छुट्टियाँ हो रही हैं, स्कूल नहीं आना पड़ेगा और घर पर रहकर मस्ती करेंगे। इसीलिए जब छुट्टियाँ पड़ी थी तो हमें बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जब छुट्टियाँ बढ़ती ही गई और घर में भी हम उब गए तो हमारा मन फिर से स्कूल जाने को करने लगा। इस लॉकडाउन की छुट्टियों के कारण हमारे फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो पाए, जिस कारण हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस बार हमने बहुत मेहनत की थी। फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी और हमारी क्लास का ग्रुप बनेगा, जिससे हम बच्चों तक वर्क पहुंचाया जाएगा। तो यह जानकर बहुत खुशी हुई। सिलेबस के साथ साथ हमें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है, लेकिन जून से वर्क आना बंद हो गया तो हम बोर होने लगे। इसीलिए हम घर के कामों में अपनी मम्मी की मदद करने लगे, जिससे हमारा समय अच्छे से व्यतीत होने लगा। जुलाई आते ही हमारी क्लासेज दोबारा शुरू हो गई। हम फिर से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए हैं। थैंक यू। तो यह थे हमारे नन्हे लेखकों के लेख। जाहिर सी बात है कि यह हमारी पहली डिजिटल मैगजीन है, तो इसमें कुछ गलतियां भी ज़रूर होंगी। आखिर गलतियों को सुधार कर ही तो मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन हमें हमारी गलतियों से मुखातिब होने के लिए आपके फीडबैक्स की ज़रूरत है। अतः हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि हमें अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं पूरी संपादक मंडली की तरफ से आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया।